राघव इस तरह की मनोदशा को समझ सकता था। वह भी एक अपंग व्यक्ति था जो किसी तरह अवसर प्राप्त करने में सफल रहा था। हाँ, लेकिन इसे सभी से छुपाना याद रखना, राघव ने चेतावनी दी। हालांकि वह जानता था कि वह और अमोदिता पहले से ही बेहद सावधान थे, फिर भी वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई गलती न हो। रुद्रा को विदा करने के बाद राघव अपने विचारों में डूब गया। अमोदिता और रुद्रा की स्थिति ने उसे अपनी खुद की दुर्दशा की याद दिला दी थी। हालांकि वह और भी ज्यादा दुखद स्थिति में था। उसकी आत्मा की जड़, आत्मा की हड्डी और आत्मा का खून सब चुरा लिया गया था। हालांकि तरीका वही नहीं था, लेकिन क्या उसके खिलाफ भी साजिश नहीं रची गई थी? उसके अपने पिता फीनिक्स क्राई साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञ थे। अपने पिता की वजह से वह अपंग हो गया था। पिछली बार जब उसने अमोदिता से बातचीत की थी तो उसने उसे एक नाम बताया था, राजेश। फीनिक्स क्राई साम्राज्य के 3 महान विशेषज्ञ राजेश, रोहन और राघव के पिता सेनापति थे। उन्हें फीनिक्स क्राई के 3 महान स्तंभ कहा जाता था। सेनापति जंगली सीमा की बर्बर जनजातियों के खिलाफ सुरक्षा करता था। रोहन दक्षिणी सीमा की रक्षा करता था। केवल राजेश हमेशा राजधानी के भीतर रहता था। अमोदिता के अनुसार सभी राजकुमारों और राजकुमारियों को राजेश द्वारा मार्शल आर्ट सिखाया गया था। अब राघव को लगा कि यह राजेश वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि अमोदिता की स्थिति कुछ ऐसी थी जिसे उसके जैसे बाहरी व्यक्ति ने पहली बार तब देखा था जब उन्होंने मुक्का मारा था। फीनिक्स क्राई साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में राजेश कैसे ध्यान देने में विफल हो सकता था? चूंकि उसे पता था और उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए संभावना है कि उसने इसमें भाग लिया था। वास्तव में शायद उसने ही ऐसा किया था। अगर वह वही था जिसने अमोदिता के अंदर उन विदेशी आध्यात्मिक ऊर्जा के बीज डाले थे, तो क्या यह संभव था कि राजेश ही उसकी साधना क्षमता को चुराने वाला था? उसने ऐसा क्यों किया? क्या वह सिर्फ उन्हें बर्बाद करने के लिए ऐसा कर रहा था या कोई बड़ा कारण था? ये सारे सवाल राघव के दिमाग में घूम रहे थे, जिससे उसका सिर दर्द करने लगा। लेकिन उसके पास इसका जवाब खोजने का कोई रास्ता नहीं था। जो भी हो, लोमड़ी चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, उसे किसी न किसी समय अपनी पूंछ दिखानी ही पड़ेगी। मुझे एक सच्चा शिकारी बनना है ताकि जब वे खुद को दिखाएं तो मैं शिकार न बनूं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद राघव ने अब उन सवालों पर ध्यान देना बंद कर दिया। अपनी मां के पास जाने की हिम्मत किए बिना ही अपने कमरे में वापस लौट आया और सीधे एकांत में चला गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने चक्रवातों को प्रसारित करना शुरू किया, वह उछल पड़ा और लगभग छत से जा टकराया। यह बहुत हास्यास्पद है, राघव ने अपने डेनेटियन में देखा। उसके 10 चक्रवात अब बढ़ना बंद हो चुके थे, लेकिन हर चक्रवात पहले से ही एक पूरे मीटर की भयावह परिधि तक पहुंच चुका था। यह वाकई चौंकाने वाला था। वे पिछले चक्रवातों की तुलना में पूरी तरह से अलग आकार के थे। उनके धीमे परिसंचरण के तहत स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उनके समृद्ध स्टार में भर गई। यह गति पहले की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक थी। वह हैरान भी था और खुश भी। लेकिन कुछ देर साधना करने के बाद उसे एहसास हुआ कि एक समस्या है। वे 10 चक्रवात 10 विशाल नालों की तरह थे जो आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख रहे थे। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा 10 चक्रवातों की अवशोषण की मांग को पूरा करने में असमर्थ थी, जिसके कारण हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा पतली हो गई। वह जितना ग्रहण कर सकता था उसका केवल 10वां हिस्सा ही ग्रहण कर पा रहा था। नहीं, मुझे खेती के लिए कहीं और जगह ढूंढनी होगी। उसी रात राघव ने अपनी आभा को छिपाया और चुपके से शहर से बाहर निकल गया। विंड चेजिंग स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए वह एक धुएं के गुब्बार की तरह था जो सीधे सनसेट माउंटेन की ओर जा रहा था। रात में सनसेट माउंटेन पूरी तरह से शांत था। दृश्य पहले जैसा ही था, लेकिन राघव उसे फिर से देखने पर कुछ हद तक भावुक हुए बिना नहीं रह सका। वह पहली बार सीमा के साथ यहां आया था। उसकी पूर्ण सुंदरता और उसकी कोमल निगाहों के बारे में सोचकर उसका दिल उत्तेजित हो गया। दूसरी बार वह अमोदिता के जाल में फंसकर आया था। उसकी बदला लेने वाली स्थिति कोमल आकर्षण में बदल गई। अब सीमा किसी अनजान दूर की जगह पर था। उसे नहीं पता था कि वह कैसी है,
शायद वह पहले ही उसके बारे में भूल चुकी थी। वहां एक घटिया कुणाल भी था जिसने उसे लगभग मार ही डाला था। उस बेवकूफ के बारे में सोचते ही वह क्रोधित हो गया। ऐसा लगा जैसे वह घमंडी व्यक्ति फिर से उसके सामने आ गया हो। सीमा बहुत दूर था, अमोदिता घर में नजरबंद था और वह बिल्कुल अकेला था। यह बस क्रूर वास्तविकता थी। बिना शक्ति के जीवन जीना नहीं कहा जा सकता था। यह बस मुश्किल से जीवित रहने का प्रबंध था। अगर आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो आपके पास बराबर की ताकत होनी चाहिए। यही सच्चाई थी। अपने आसपास के नज़ारे को देखते हुए राघव ने गहरी सांस ली। एक विशाल पत्थर पर कमल की मुद्रा में बैठकर उन्होंने धीरे धीरे अपने चक्रवातों को प्रसारित किया। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उस समय इस क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा भी इतनी कम हो जाती है कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके घर की तुलना में कम से कम दोगुनी थी, इसलिए उसने यहाँ आकर अपना समय बर्बाद नहीं किया। 2 दिन बाद जब प्रकाश की पहली किरण पूर्व दिशा से आई तो राघव के शरीर से एक धमाकेदार ध्वनि निकली। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव दिखाई दिया। दरअसल उसने एक बार फिर चक्रवात को संघनित कर दिया था। 11 चक्रवात, यह असुरा सुतरा बॉडी आर्ट, यह कितने चक्रवातों को संघनित कर सकता है? अपने शरीर में चक्रवातों को एक बार फिर बढ़ता देख राघव चिंता में पड़ गया। यह बिल्कुल पागलपन था। अगर वह सिर्फ चक्रवातों को संघनित करता रहा तो वह सचमुच पागल हो सकता था। घर लौटते समय राघव ने इस बारे में सोचा और सबसे पहले कुछ औषधीय सामग्री प्राप्त करने के लिए कीमियागर संघ की यात्रा करने का निर्णय लिया। घर पहुंचकर उसने औषधीय सामग्री को अपने सामने सजाया। एक तरह की उत्सुकता उसके अंदर भर गई। अब समय आ गया था कि वह अपनी नई पिल फ्लेम को परखें। धमाका! उसकी गोली की भट्टी हिंसक रूप से हिली और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। जब भट्टी का ढक्कन खोला गया तो रोशनी की एक तेज किरण निकली। गोली भट्टी के अंदर मोती जैसी औषधीय गोली थी, उच्च श्रेणी की औषधीय गोली। उसने आखिरकार एक उच्च श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत कर लिया था। निम्न श्रेणी की गोलियों का मूल्यांकन गोली की खुशबू से, मध्यम श्रेणी की गोलियों का मूल्यांकन गोली की रेखाओं से और उच्च श्रेणी की गोलियों का मूल्यांकन उनके प्रकाश के प्रभामंडल से किया जाता था। वह प्रकाश गोली के भीतर औषधीय ऊर्जा के मजबूती से बंद होने का संकेत था। ग्रैंड मास्टर संजय के अलावा फीनिक्स क्राई में निश्चित रूप से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उच्च श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत कर सके। रोशनी अभी भी थोड़ी फीकी है, जिसका मतलब है कि पिल फ्लेम पर मेरा नियंत्रण अभी भी सही नहीं है, लेकिन खामियों की कमी इसे उच्च श्रेणी का बनाने के लिए पहले से ही पर्याप्त है। राघव गर्व से भर गया जब उसने इस उच्च श्रेणी की औषधीय गोली को देखा। उस गोली को मांस हड्डी बहाली गोली कहा जाता था। यह फार्मूला उसकी वैद्यराज यादों से आया था। हालांकि यह सिर्फ दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली थी, लेकिन गोली का फार्मूला इस दुनिया से पहले ही गायब हो चुका था। राघव के पास जो कुछ था वह अपने आप में अनोखा था। उसने ध्यान से उस उच्च श्रेणी की मांस हड्डी बहाली की गोली के साथ साथ शेष निम्न श्रेणी की गोलियों को भी एकत्र किया। उसने पूरी रात उसे परिष्कृत करने में बिताई। इस प्रक्रिया में वह थोड़ा थक गया। अभी भी दिन निकलने में 2 घंटे बाकी थे। राघव ने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे धीरे अपनी थकी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया। जानवर की ज्वाला को परिष्कृत करने के बाद उसकी गोली की ज्वाला 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गई थी, लेकिन इसे नियंत्रित करना उसकी आत्मा के लिए बहुत थका देने वाला था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वह जानवर की लौ से बहुत परिचित नहीं था, इसलिए नुकसान और भी ज्यादा था और उसे आराम की जरूरत थी। जैसे ही प्रकाश की पहली किरण राजधानी पर पड़ी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। नाश्ता करने के बाद राघव ने अपनी बनाई हुई औषधीय गोलियां सीधे रोहित मंडप में लाईं। आज उनकी वार्षिक नीलामी की शुरुआत की तारीख थी, लेकिन नीलामी दोपहर में ही शुरू होगी। इस तरह की बड़ी नीलामी 3 दिनों तक चलती है, इसलिए वहां पहुंचने के लिए कोई जल्दी नहीं थी। राघव सबसे पहले आने वाला मेहमान था। रोहित मंडप शहर के उत्तरी भाग में स्थित था।
लेकिन शहर के दूसरे हिस्सों से भी आप सैकड़ों मीटर ऊंची एक भव्य इमारत देख सकते थे। जैसे ही वह रोहित मंडप के लाउंज में दाखिल हुआ, 4 सुंदर युवतियां उसका स्वागत करने आईं। आपका स्वागत है मिस्टर, क्या मैं पूछ सकता हूं? ओह, वे सभी युवतियां मेहमानों का स्वागत करने की आदी थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह राघव है तो वे सभी चौंक कर चिल्ला उठीं। राघव को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने अपने कपड़े चेक किए, लेकिन उसने यहां आने से ठीक पहले ही कपड़े बदले थे, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। अरे, इतनी सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या तुम अपनी सारी ट्रेनिंग भूल गए? आह, युवा मास्टर राघव। काफी समय हो गया प्रवीण, राघव ने हंसते हुए कहा। यह वही व्यक्ति था जिसने राघव को नीलामी का निमंत्रण भेजा था। इतने समय बाद भी राघव को उसका नाम याद था, क्योंकि उसका नाम बहुत अजीब था। यह एक ऐसा नाम था जो अमीर परिवार अपने पालतू जानवरों को देते थे, लेकिन किसी भी मामले में यह प्रवीण दूसरों को मिलते ही अपना नाम याद दिलाने में सफल रहा था। यह कहने के लिए पर्याप्त था कि वह एक उल्लेखनीय विक्रेता था। प्रवीण को खुशी हुई कि राघव आ गया है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने पहले ही अपने 3 कोटे इस्तेमाल कर लिए थे। एक को एक घुमंतू शूरवीर को दे दिया गया था जिसकी शक्ति खराब नहीं थी। दूसरा एक अमीर व्यापारी को दे दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे नीलामी का समय नजदीक आता गया, उसे पता चला कि उन दोनों को किसी भी चीज की नीलामी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। दूसरे शब्दों में, यह संभावना थी कि उसका सारा काम बेकार चला गया था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिरकार उन सभी उच्च श्रेणी के ग्राहकों को पहले ही उच्च अधिकारियों ने पकड़ लिया था। तो अब प्रवीण ने अपनी सारी उम्मीदें राघव पर लगा दी थीं। लेकिन जब से राघव को उसका निमंत्रण मिला था, उसने फिर कभी उससे संपर्क नहीं किया था। प्रवीण पहले ही निराशा से भर चुका था, क्योंकि आज नीलामी शुरू होने वाली थी। उसने सोचा था कि इस साल उसे कोई मुनाफा मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अब राघव को आते देख वह तुरंत उत्साहित हो गया। युवा मास्टर राघव, मैंने वास्तव में सोचा था कि आप इस मामले के बारे में भूल गए हैं। प्रवीण उत्साह से हंसा। हाँ, मेरी गलती। मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा हूं। वैसे मैं कुछ सामान लाया हूं। अपने मूल्यांकनकर्ता को बुलाओ और नीलामी के बारे में बात करो। आखिरकार हम इसे थोड़ा करीब से काट रहे हैं, राघव ने हंसते हुए कहा। अच्छा, मेरे साथ आओ युवा मास्टर राघव। प्रवीण यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि राघव नीलामी के लिए चीजें लेकर आया है। वह जल्दी से उसे अंदर ले गया। शेष 4 युवतियां राघव को मूर्खतापूर्ण तरीके से तब तक देखती रहीं जब तक कि वह उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। हे भगवान, मैंने सचमुच एक महान व्यक्ति को देखा। यह साम्राज्य की नंबर 1 जूनियर पीढ़ी है। वह छूने के लिए काफी करीब था। मैं खुशी से मर सकता था। प्रवीण ने चुपके से नजर रखते हुए राघव को एक बहुत ही शानदार निजी कमरे में ले जाया। जैसे ही वे उस निजी कमरे में दाखिल हुए, एक सुंदर वस्त्र पहने महिला अंदर आई और राघव को प्रणाम किया। फिर उसने अपने कोमल जेड हाथों से कुछ चाय गर्म की और उसमें भिगो दी। वह वास्तव में चाय बनाने की कला में माहिर थी। युवा मास्टर राघव, अभी चाय पीजिए। मैं जल्दी से जाकर एक मूल्यांकनकर्ता को ढूंढता हूं। आपको मूल्यांकन करने के लिए वास्तव में क्या चाहिए? प्रवीण ने सावधानी से पूछा। प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता की अपनी अपनी विशेषताएं थीं। औषधीय गोलियां, राघव हल्का सा मुस्कुराया। हालांकि प्रवीण को बहुत पहले से ही इसकी उम्मीद थी, लेकिन यह सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। कृपया 1 मिनट रुकें, मैं तुरंत एक मूल्यांकनकर्ता को ढूंढने जा रहा हूं। प्रभु, कृपया कुछ चाय पिएं। चाय वाले ने उसे चाय का प्याला थमा दिया। चाय डालने से पहले ही चाय की महक फैल चुकी थी। अच्छी चाय। राघव ने एक घूंट लिया। जैसे ही यह उसके मुंह में गया, इसकी कोमल गर्माहट उसके पूरे शरीर में फैल गई और स्वाद ने उसकी आत्मा को भी झकझोर दिया। यह अच्छी चाय है और इसे परोसने वाला और भी बेहतर है। राघव ने चाय मास्टर की ओर देखा और हंसा। महिला का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह बेहद प्यारे तरीके से पेश आने लगी, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, राघव की उसमें जो शुरुआती दिलचस्पी थी वह तुरंत गायब हो गई। उस महिला की चाय बनाने की कला बहुत ही शानदार थी।
उसकी टाइमिंग और तापमान और चाय डालने के तरीके पर नियंत्रण के कारण राघव को उसके प्रति थोड़ी प्रशंसा महसूस हुई। आखिरकार सभी कारीगर सम्मान के हकदार हैं। लेकिन जब उसने पुरुषों को अपने प्यार में फंसाने के लिए यह काम करना शुरू किया तो राघव की प्रशंसा घृणा में बदल गई। उसने चाय पीना भी बंद कर दिया और बस अपनी आंखें बंद कर लीं। चाय बनाने वाली वह मास्टर तुरंत शर्मिंदा हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी हजारों बार आजमाई गई तकनीकें विफल हो जाएंगी। वह वास्तव में राघव को साम्राज्य की नंबर 1 सेलिब्रिटी के रूप में नहीं पहचानती थी। वह पहले ही उस उम्र को पार कर चुकी थी जहां वह सपनों का पीछा करती थी। सौभाग्य से यह अजीब माहौल ज्यादा देर तक नहीं रहा और प्रवीण एक 60 वर्षीय वरिष्ठ व्यक्ति के साथ वापस लौट आए। उन दोनों के आते ही चाय वाला जल्दी से पीछे हट गया। जब सीनियर आया तो उसने तुरंत अपना हाथ अपनी छाती पर फेर लिया, जो कि कीमियागरों के लिए आरक्षित शिष्टाचार था। नमस्कार युवा मास्टर राघव, मैं शेरू, एक पिल अप्रेंटिस हूं। कृपया मुझे कुछ संकेत दें। राघव अवाक रह गया। एक व्यापारी इस नाम के लिए बहुत उपयुक्त था। उसने भी एक कीमियागर के शिष्टाचार के साथ उत्तर दिया और कहा, वरिष्ठ बहुत विनम्र है। जब गोलियों को परिष्कृत करने की बात आती है तो वरिष्ठ बहुत अधिक अनुभवी होते हैं। दोनों के बीच औपचारिक शिष्टाचार का आदान प्रदान होने के बाद राघव सीधे मुद्दे पर आ गया। इस बार मैं कई औषधीय गोलियों की नीलामी करना चाहता हूं, एक नजर डालो। राघव ने शेरू को जेड की बोतल दी और उसने उसे ध्यान से लिया। उसने दस्ताने पहने और एक जेड प्लेट निकाली जिसमें उसने एक गोली डाली। यह है। जैसे ही उसने गोली देखी वह बता सकता था कि यह एक मध्यम श्रेणी की दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली है। लेकिन फिर वह तुरंत अचंभित रह गया क्योंकि वह वास्तव में इसे पहचान नहीं पाया था। हालांकि शेरू की प्रतिभा सीमित थी और वह केवल एक गोली प्रशिक्षु था। उसने अपने जीवन काल में अनगिनत औषधीय गोलियां देखी थीं। अन्यथा कोई रास्ता नहीं था कि वह रोहित मंडप का प्रथम श्रेणी का मूल्यांकन करता बन पाता। लेकिन अब सिर्फ दूसरी श्रेणी की गोली ने उसे परेशान कर दिया था। वह उसे बार बार देखता रहा, यहां तक कि कुछ छोटे परीक्षण उपकरण भी निकालता रहा। थोड़ी देर बाद शेरू के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी आ गई। उसे नहीं पता था कि यह गोली क्या है, जो एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में उसके चेहरे पर एक तमाचा था। शेरू का प्रदर्शन राघव की उम्मीदों के अनुरूप था। यह मांस हड्डी बहाली की गोली उसकी वैद्यराज की यादों के अनुसार एक बेहद अज्ञात प्रकार की औषधीय गोली थी। इसे संघनित करने के लिए राघव को 217 औषधीय अवयवों को परिष्कृत करना पड़ा। वे तत्व भले ही इतने कीमती न रहे हों, लेकिन वह गोली का फार्मूला इस तरह से अत्यधिक अद्भुत था कि उसने विभिन्न औषधीय तत्वों की ऊर्जा को मिलाकर एक अनोखा प्रभाव पैदा किया। कभी कभी केवल कुछ ही चीजें होती थीं जिन्हें परिष्कृत करने की आवश्यकता होती थी। कभी कभी केवल 1 दर्जन सामग्रियां होती थीं जिन्हें पाउडर में परिष्कृत करने की आवश्यकता होती थी और फिर एक गोली को परिष्कृत करने के लिए विशिष्ट तरीकों से एक साथ मिलाना पड़ता था। लेकिन इस गोली की कठिनाई ऐसी थी जिस पर बहुत से लोग केवल विलाप कर सकते थे। जब उसने मांस की हड्डी को फिर से जोड़ने वाली गोली को परिष्कृत किया तो यह पहली बार था जब राघव को एहसास हुआ कि गोली दांव कितनी व्यापक और गहन थी। विभिन्न औषधीय अवयवों को एक साथ परिष्कृत करके अलग अलग प्रभाव प्राप्त किए जा सकते हैं। सही संयोजन और प्रक्रियाएं ढूंढ पाना एक ईश्वरीय शिल्प था। खांसी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह एक ऐसी उपचारात्मक गोली है जिसका प्रभाव बहुत ही शानदार है। हालांकि वह गोली का नाम नहीं बता पाया, फिर भी शेरू ने इतनी देर तक जांच करने के बाद उसके असर का पता लगा लिया। वह कोई अक्षम मूल्यांकन करता नहीं था। हालांकि वह यह बताने में असमर्थ था कि गोली का असर कितना बढ़िया था। उसका चेहरा लाल हो गया था। अगर वह यह नहीं बता पाता कि इसका क्या असर हुआ तो वह इसे नीलामी में नहीं ला पाता। अगर वह भी इसके असर के बारे में स्पष्ट नहीं था तो क्या इसे नीलामी में लाना दूसरों को धोखा देने जैसा नहीं होगा? इससे रोहित मंडप की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचेगा। शेरू ने रोहित पैवेलियन के औषधीय गोली मूल्यांकनकर्ता के रूप में 30 साल से अधिक समय बिताया था।
उसने अनगिनत पुस्तकें और अभिलेख पढ़े थे। वह तीसरी श्रेणी की गोलियों और उससे नीचे की गोलियों को अच्छी तरह जानता था, लेकिन आज उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से डगमगा गया था। मुझे बहुत खेद है युवा स्वामी, लेकिन मैं इस औषधीय गोली का नाम बताने में असमर्थ हूं और मुझे इसकी सटीक औषधीय प्रकृति के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस गोली को स्वीकार नहीं कर सकते। राघव ने इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। हालांकि प्रवीण का चेहरा पूरी तरह से हरा हो गया था। अगर राघव के पास नीलाम करने के लिए कुछ नहीं था तो इस बार उसका मुनाफा उड़ जाएगा। इस औषधीय गोली का नाम फ्लैश बोन रिस्टोरेशन पिल है। यह बाहरी घावों के इलाज के लिए एक अद्भुत दवा है, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे सच में खेद है, लेकिन अगर आप इसका नाम भी बता दें तो भी हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। शेरू ने एक बार फिर माफी मांगी। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि वह पूरे रोहित मंडप की प्रतिष्ठा को जोखिम में नहीं डाल सकता था। आखिरकार ऐसा नहीं था कि वे उसकी कहीं हर बात मान लें। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो शेरू के भविष्य की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। कोई समस्या नहीं, मुख्य बात यह है कि आप औषधीय गोली की सटीक प्रकृति का अनुमान लगाने में सक्षम नहीं हैं, है ना? मैं इसे आपको दिखा सकता हूं, राघव ने हंसते हुए कहा। हमें दिखाओ। शेरू और प्रवीण दोनों हैरान थे। इसके लिए क्षमा करें। राघव ने अचानक एक लंबा ब्लेड निकाला और उनके हैरान चेहरे के सामने प्रवीण पर वार कर दिया। हर जगह खून बिखरा हुआ था। दोपहर का सूरज रोहित मंडप पर चमक रहा था, जिससे यह हमेशा की तुलना में और भी अधिक भव्य और भव्य दिखाई दे रहा था। हालांकि बहुत गर्मी थी, फिर भी अनगिनत लोग वहां उमड़ पड़े। रोहित मंडप के सामने एक बहुत बड़ा नीलामी हॉल था, जो पहले से ही पूरी तरह भरा हुआ था। जिन लोगों को आमंत्रित किया जा सकता था वे सभी बहुत अमीर थे, उच्च पद पर थे या सच्चे विशेषज्ञ थे। हाँ, मैं पहली बार रोहित मंडप की नीलामी में भाग ले रहा हूं। यह वाकई रोमांचक है। अब भी एक निजी कमरे में उत्सुकता से बाहर की ओर देख रहा था। कुणाल, रघु और अन्य लोग अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने में अभी से ज्यादा बेहतर नहीं थे। वे अपने कांच के कमरे से बाहर देख सकते थे, जिससे वे बाहर हो रही हर एक चीज को साफ साफ देख सकते थे, लेकिन कोई भी उनके कांच के कमरे के अंदर नहीं देख पा रहा था। वे देख सकते थे कि राजधानी के सभी प्रसिद्ध और शक्तिशाली लोग आए हुए थे। आमतौर पर वे लोग ऐसे होते थे जिन्हें वे सिर्फ ऊपर से देख सकते थे, लेकिन अब वे लोग सिर्फ भीड़ के बीच बैठ सकते थे, जबकि वे उनके ऊपर एक निजी कमरे में बैठे थे। हम यहाँ केवल राघव की प्रसिद्धि के कारण ही आए हैं, अन्यथा हमें शायद अपने पूरे जीवन काल में इस तरह का उपचार कभी नहीं मिलता। कुणाल ने आह भरी। कुणाल पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद कुणाल को अभी तक इतना जोरदार झटका नहीं लगा था। पिछली बार की उस हार के बाद कुणाल ने उबरने के लिए कड़ी मेहनत की थी और आपदा से लाभ उठाने में कामयाब रहा था। उसका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया था और वह बार बार आगे बढ़ता रहा। रक्त संघनन के तीसरे स्वर्ग चरण में आगे बढ़ा। वह रक्त संघनन के मध्य क्षेत्र में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर था। यहां तक कि कुणाल के पिता भी रक्त संघनन के मध्य क्षेत्र में ही थे, इसलिए उन्हें कुणाल से बहुत उम्मीदें थीं। दरअसल कुणाल इतनी तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम था, जिसका कारण उसका अपना प्रयास भी था और राघव की औषधीय गोलियां भी थीं। कुणाल की हार और पीड़ा राघव के साथ उसके रिश्ते के कारण थी। इससे राघव को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने चुपके से कुणाल को एक फाउंडेशन स्थापना गोली दे दी। इससे उसे अपनी नींव को पूरी तरह से स्थिर और सुदृढ़ करने में मदद मिली। शक्तिशाली औषधीय प्रभाव ने उसे आसानी से अपनी बेड़ी याद तोड़ने में मदद की, जिससे वह बार बार आगे बढ़ सका। ठीक है राघव, रोहित मंडप ने आपके साथ इतना महत्वपूर्ण व्यवहार क्यों किया? वे आपको इतना शानदार कमरा क्यों देंगे? कुणाल थोड़ा हैरान था। नीलामी हॉल में हजारों लोग बैठ सकते थे, लेकिन वहां सिर्फ 10 से ज्यादा निजी कमरे थे। वे बेहद महत्वपूर्ण मेहमानों के लिए आरक्षित थे। यह कहना उचित था कि राघव अभी तक उस स्थिति में नहीं पहुंचा था जहां वह निजी कमरे के लिए योग्य था। तुम्हें लगता है कि उन्होंने हमें मुफ्त में एक निजी कमरा दे दिया? एक बार नीलामी शुरू हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
राघव ने हंसते हुए कहा, यह संभव नहीं है। इस वार्षिक नीलामी में सब कुछ अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। भले ही हम खुद को बेच दें, फिर भी हम कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। कुणाल ने कहा, हम चाहकर भी तुम्हें नीलाम नहीं कर सकते। तुम्हारी आकृति को देखते हुए तुम्हें टुकड़ों में बेचना बेहतर होगा। रघु ने मजाक में कहा, हम राघव के साथ हैं, तुम्हें किस बात की चिंता है? राघव हंसा, चिंता मत करो, कोई भी आकर हमें बाहर नहीं निकालेगा। ओह, वह भी आ गया। राघव को आश्चर्य तब हुआ जब उसने अचानक एक परिचित आकृति देखी, रुद्रा। राघव ने अपने दांत पीस लिए। वह कमीना अभी भी नहीं गया था। वर्तमान रुद्रा पहले से ही अपने स्वतंत्र और सहज तरीके से वापस आ गया था। वह वर्तमान में क्राउन प्रिंस मनोज के साथ हंस रहा था और बात कर रहा था। उनके पीछे एक खूबसूरत महिला भी थी जिसे राघव ने गोली की लड़ाई में हराया था, आरवी। उनके आसपास कई गार्ड भी थे। वे सभी जवान थे और उनकी उम्र 30 साल से कम थी, लेकिन इसके बावजूद वे सभी रक्त संघनन विशेषज्ञ थे। और जब राघव की नजर उनमें से एक आदमी पर पड़ी तो उसे एक परिचित आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। उस उतार चढ़ाव ने उसे उस समय की याद दिला दी जब उसने कैलाश को हराया था। बांस की टोपी पहने एक व्यक्ति ने कैलाश को मारने के लिए एक गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया था ताकि वह कोई रहस्य न बता सके। उसने एक टोपी पहन रखी थी जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था और वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक कीमियागर के रूप में राघव की आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत संवेदनशील थी। उसे उस व्यक्ति का चेहरा देखने की जरूरत नहीं थी। वह उस व्यक्ति को पहचानने के लिए सिर्फ उस आध्यात्मिक उतार चढ़ाव पर भरोसा कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर व्यक्ति का आध्यात्मिक उतार चढ़ाव अलग अलग होता है। यह कीमियागरों की एक विशेष क्षमता थी जो गंध पहचानने वाले कुत्ते की नाक के समान थी। वह गलत नहीं हो सकता था। तो वह वास्तव में क्राउन प्रिंस के लोगों में से एक है। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मनोज इस सबके पीछे मास्टरमाइंड हो सकता है? लेकिन जब वह इस विचार के साथ आया तब तक क्राउन प्रिंस पहले ही रुद्रा को दूसरे निजी कमरे में ले जा चुका था। देखो, चौथा राजकुमार भी आ गया है, अभी ने कहा। कांच की दीवारों से झांककर राघव ने देखा कि चौथा राजकुमार भी राजकुमारों के दूसरे समूह के साथ आया था। हालांकि उसे रुद्रा नहीं दिखा। सबसे ज्यादा संभावना है कि वह साधना में छिपा हुआ था। चौथे राजकुमार और अन्य राजकुमारों ने भी एक निजी कमरे में प्रवेश किया। हालांकि यह उस निजी कमरे से अलग था जिसमें युवराज और रुद्रा ने प्रवेश किया था। हे, आज हमें महसूस करने का मौका मिला कि राजकुमार हर दिन कैसा महसूस करते हैं, अभी ने मजाक में कहा। राजकुमारों के स्तर के लोगों की तरह एक निजी कमरे में बैठने में सक्षम होना उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान था। वे सभी जानते थे कि राजकुमारों को निजी कक्ष में प्रवेश इसलिए मिल सकता था क्योंकि उनका पद ऊंचा था और उनके पास बहुत धन था। इसी समय एक दुबला पतला आदमी नीलामी हॉल में आया। उसका रंग गोरा था और 40 की उम्र पार करने के बावजूद वह बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन वह सुंदरता स्त्रैण लग रही थी। एक पुरुष में इस तरह की स्त्रैणता देखकर राघव को थोड़ी ठंड लग रही थी। जैसे ही वह व्यक्ति अंदर आया, हॉल में शोर एकदम से कम हो गया। कई लोगों ने अपना मुंह पूरी तरह से बंद कर लिया। वह व्यक्ति फीनिक्स क्राइस्ट साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक है, राजेश गुप्ता, कुणाल ने कुछ कठिनाई के साथ कहा। राजेश गुप्ता, मार्शल आदित्य और मार्क्विस विक्रम फीनिक्स क्राइस्ट साम्राज्य के 3 शीर्ष विशेषज्ञ थे। आमतौर पर उन्हें राजेश, रोहन और सेनापति कहा जाता था। राघव का दिल कांप उठा और वह उस स्त्रीवत पुरुष को बेहतर ढंग से देखने के लिए मुड़ा। वह व्यक्ति उसके अपने पिता जितना ही प्रसिद्ध था। साथ ही उसे याद आया कि अमोदिता ने उसे बताया था कि राजेश उनके प्रशिक्षण का प्रभारी है। उसे नहीं पता था कि क्या यह वही व्यक्ति था जिसने उसे यह दुख दिया था। जब राघव राजेश की जांच कर रहा था तो राजेश ने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसकी संकीर्ण आंखों से रोशनी की एक किरण निकली और उसकी नजर सीधे दीवार में घुसती हुई दिखी। राघव का दिल धड़क उठा। उसकी समझ वाकई बहुत तेज थी। फीनिक्स क्राइस्ट साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक होने के योग्य।
हालांकि वह एक गोली साधक नहीं था, लेकिन उसकी संवेदनशीलता और समझ चौंकाने वाली थी। अपने निजी कमरे पर नजर डालने के बाद राजेश ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, और वह दूसरे निजी कमरे में चला गया। एक के बाद एक कुछ चौंकाने वाले लोग भी आए और उन्हें एक निजी कमरे में जाने दिया गया। कुणाल के अनुसार उन लोगों में एक अमीर व्यापारी के साथ साथ कुछ अधिकारी भी शामिल थे। राघव ने सिर हिलाया। रोहित मंडप की नीलामी केवल दुर्लभ महंगी वस्तुओं के लिए थी। ऐसे उच्च स्तरीय ग्राहक होना उनके लिए पूरी तरह से सामान्य बात थी। हमारे रोहित मंडप की वार्षिक बैठक में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित मंडप का मुख्य नीलामी करता हूं। एक फूलदार आवाज गूंजी और हॉल का ध्यान अपनी ओर खींचा। मंच पर लगा पर्दा धीरे धीरे एक तरफ खिसकाया गया, जिससे एक खूबसूरत महिला सामने आई। उस महिला ने तुरंत ही भीड़ को अचंभित कर दिया। उसकी सुंदरता बिल्कुल चौंकाने वाली थी। वह लगभग 25 साल की लग रही थी। उसकी सुंदर पतली आंखें और सुंदर चेहरा बेहद आकर्षक था। उसके बारे में सबसे खास बात थी उसके स्किन टाइट कपड़े। वे काफी लोकट थे, जिससे लोगों को उसके नीचे की कोमल त्वचा साफ दिखाई दे रही थी। शायद अगर बस इतना ही होता तो ठीक होता, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी गहरी क्लीवेज, जो लोगों को अंदर कूदने के लिए आमंत्रित करती प्रतीत होती थी। लेकिन चूंकि वह मंच पर खड़ी थी, इसलिए उसे ठीक से देख पाना असंभव था। बहुत से लोग चुपचाप अपने पंजों के बल खड़े हो गए और फिर निराश होकर बैठ गए। उन्होंने निजी बक्सों की ओर देखा, जो ऊंचे स्थान पर थे, और ईर्ष्या से खुद को रोक नहीं पाए। रघु, अभी और अन्य लोगों की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। यहां तक कि कुणाल की निगाहें भी कुछ बेजान हो गईं। उनमें से कुछ पूरी तरह से साफ दीवार से चिपके हुए थे। राघव को थोड़ी चिंता भी थी कि कहीं वे दीवार से ज्यादा जोर से न टकरा जाएं और नीचे गिर न जाए। लेकिन राघव ने यह भी माना कि यह महिला बेहद खूबसूरत थी। हालांकि उसकी तुलना सीमा से नहीं की जा सकती थी, लेकिन वह अमोदिता से थोड़ी ज्यादा आकर्षक हो सकती थी। बेशक इसका एक हिस्सा उसके जन्मजात आकर्षण के कारण था, दूसरा हिस्सा उसके खुद को तैयार करने की महारत के कारण था, ताकि वह अपनी खूबियों को उजागर कर सके। इस तंग कपड़े के साथ, जो मूल रूप से कुछ भी नहीं छिपाता था, उसकी सुंदरता व्यावहारिक रूप से विनाशकारी थी, जिसने उसे सिर्फ 60% सुंदरता से 100% से अधिक तक बढ़ा दिया। राघव ने रघु के कंधों को थपथपाया और डांटा, क्या तुम लोग थोड़े बड़े हो सकते हो? कुणाल और बाकी सभी ने खुद को संभाला और जल्दी से पीछे हट गए। रघु ने हल्के से कहा, राघव, चिंता मत करो, दीवार बहुत मजबूत है। मुझे दीवार की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि अगर तुम देखती रहोगी तो लार फर्श पर फैल सकती है। राघव ने लार के एक तालाब की ओर इशारा किया। उनके चेहरे लाल हो गए और वे जल्दी से अपनी सीटों पर लौट आए। वे भी राघव के आत्मसंयम की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। वह महिला स्पष्ट रूप से भीड़ की प्रतिक्रिया से परिचित थी और वह बिल्कुल भी असहज नहीं लग रही थी। इसके बजाय उसने वास्तव में बड़े गर्व से घोषणा की, मैं सरोजिनी हूं और आप मुझे सरोजिनी कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि मैं इस बार की नीलामी की जिम्मेदारी संभालूंगी। यह कहने के बाद सरोजिनी ने शालीनता से थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया और वह परिदृश्य, जो मूल रूप से केवल निजी बक्सों से ही देखा जा सकता था, सभी के सामने प्रकट हो गया। नीचे मौजूद भीड़ में तुरंत ही बहुत शोर मच गया, लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए सरोजिनी की हरकतें बहुत तेज थीं। इससे पहले कि हर कोई पूरी तरह से प्रतिक्रिया कर पाता, वह पहले ही अपनी गरिमामयी स्थिति में वापस आ चुकी थी। राघव की हुमायूं मंडप के प्रति प्रशंसा बढ़ती ही जा रही थी। प्रवीण से लेकर शेरू और वर्तमान मुख्य नीलामीकर्ता तक, उनमें से प्रत्येक का पूरा ध्यान अधिक से अधिक पैसा कमाने पर था। उनकी नीलामी को मुझे अपना पैसा दो नीलामी कहना अधिक सीधा होगा, लेकिन राघव को मानना पड़ा कि सरोजिनी वाकई बहुत कुशल है। वह पहले से ही पुरुषों के दिलों को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम थी। उसकी आकर्षक हरकतें, उसका जल्दी से उसे प्रकट कर देना और फिर उसे छिपा लेना, ऐसा दृश्य सभी पुरुषों की इच्छा को जगा देता था। नीलामी अब भी शुरू भी नहीं हुई थी।
लेकिन कई युवा लोगों की सांसें पहले ही तेज चलने लगी थीं। अब राघव को याद आया कि प्रवीण ने उसे शुरुआत में क्या बताया था। नीलामी की सजावट के जरिए उनका सारा सामान अविश्वसनीय रूप से ऊंची कीमत पर बिकेगा। राघव को अब इस बात पर यकीन हो गया। दृश्य को देखते हुए हर कोई पहले से ही सरोजिनी की गति का अनुसरण कर रहा था। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। मंच का केंद्र धीरे धीरे खुला और एक पत्थर का मंच ऊपर उठा। सरोजिनी की हरकतों के बाद मंच एक खिलते हुए फूल की तरह खुल गया और एक छोटा पत्थर का मंच उभर आया। उस प्रकार का तंत्र इतना उत्कृष्ट नहीं था, लेकिन पूरा उपकरण हाथी दांत से बना था और जेड की तरह शुद्ध था, जिससे कई लोगों को सचमुच आश्चर्य हुआ। पत्थर के मंच के ऊपर एक चमकदार सुनहरा युद्ध कवच तैर रहा था। वह युद्ध कवच बहुत मोटा था और सुनहरी चमक से उसका वजन कम से कम 100 पाउंड रहा होगा। इतने वजन के साथ न तो राघव और न ही ग्रैंड मास्टर संजय इससे सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के साथ हवा में तैराए रख सकते थे। लेकिन जब राघव ने अपनी आध्यात्मिक समझ को इस पर डाला तो उसने अपना सिर हिलाया और अंदर ही अंदर डांटा। उस कवच को वास्तव में कुछ बहुत ही पतले सहारे से सहारा दिया जा रहा था। कवच की लंबाई और उसकी स्थिति के कारण इसने उन सहायक सहारे को दृष्टि से पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। सरोजिनी की आकर्षक आवाज गूंजी। यह सुनहरा कवच पूरी तरह से सोने से बना है, जिसमें थोड़ी मात्रा में पवन तांबा भी है। यह एक प्रसिद्ध शिल्पकार से आया है और इसकी सुरक्षा चौंकाने वाली है। सरोजिनी के हाथ में एक तलवार दिखाई दी। उसने कवच को इतनी तेजी से काटा, यह कई लोगों की आंखों में वज्रपात जैसा था। वार की गति से एक ठंडी आंधी ने सभी को उड़ा दिया। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते और सुनहरे कवच से एक स्पष्ट बजने वाली आवाज आई। अभी अभी उसके स्लैश ने सभी को पूरी तरह चौंका दिया। रोहित मंडप वास्तव में मजबूत था। बस एक नीलामी करता रक्त संक्षेपण विशेषज्ञ था और उसकी वार करने की गति से यह स्पष्ट था कि उसके हमले में जरा सी भी बर्बादी नहीं थी। वह रक्त संघनन चरण की एक सच्ची विशेषज्ञ थी। जिन लोगों ने उस मोहक महिला को अपने घर वापस लाने की योजना बनाई थी, उनमें से कुछ ने तुरंत ही योजना छोड़ दी। हर कोई साफ तौर पर देख सकता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी मैं सुनहरे कवच पर एक भी निशान नहीं छोड़ पाया। इसकी कठोरता चौंकाने वाली है, सरोजिनी ने भीड़ से कहा। लेकिन उसकी मोहक आंखों को देखकर और अभी अभी उसके कट से उत्पन्न हुए प्रचंड झोंके को याद करके बहुत से लोगों को पहले ही लगने लगा था कि वह चीज है जिसकी कठोरता सबसे अधिक चौंकाने वाली थी। इस बार हमारा पहला आइटम स्वर्ण कवच है। न्यूनतम मूल्य 1 लाख स्वर्ण सिक्के निर्धारित किया गया है। प्रत्येक बोली पिछली बोली से कम 10,000 स्वर्ण सिक्के अधिक होनी चाहिए। नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। सरोजिनी ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने एक छोटा लकड़ी का हथौड़ा उठाया और उसे हल्के से अपने सामने पटका। 1,50,000, 1,80,000, 2,50,000। अनगिनत बोलीदाता तुरंत कार्रवाई में जुट गए। लेकिन नीलामी अभी शुरू ही हुई थी, इसलिए सभी लोग अभी भी बहुत ज्यादा सावधान थे। कीमतों में सिर्फ दसियों हजार की बढ़ोतरी हुई। हालांकि वहां बहुत सारे लोग थे, इसलिए कीमत बढ़ती रही। यहां तक कि कुंडाल भी प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और उसने 2 बोलियां लगाईं, लेकिन वह जल्दी ही डूब गया। राघव अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। व्यापारी वास्तव में सभी बुरे थे। वे वाकई सबके पैसे लूटने की योजना बना रहे थे। यह सुनहरा कवच निश्चित रूप से 10 लाख से ज्यादा में बिकेगा। यही कारण था कि सरोजिनी ने इतनी कम शुरुआती कीमत रखी थी। यह धीरे धीरे सभी को लुभाने और धीरे धीरे सभी के मूड को उत्तेजित करने के लिए था। यह बिल्कुल मेंढक को उबालने जैसा था। अगर सरोजिनी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा मोहक होता तो बहुत से लोग अंदर ही अंदर सतर्क हो जाते। हालांकि ज्यादातर पुरुष अपने निचले हिस्से से सोचते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सभी लोग मूर्ख थे। अब सरोजिनी बहुत शांत व्यवहार कर रही थी। वह कभी कभी केवल कुछ शब्द बोलती थी, लेकिन जब भी कोई ऊंची कीमत चिल्लाता तो उसकी घूमती हुई निगाह हमेशा चमक उठती और कुछ देर के लिए उस व्यक्ति पर रुक जाती। कुणाल को छोड़ दो, वह चीज निश्चित रूप से सस्ती नहीं है। शुरुआती कीमत से मूर्ख मत बनो, राघव ने सलाह दी।
हालांकि वह सुनहरा कवच नीलामी के लिए अच्छा लग रहा था और उसका बचाव अप्रतिरोध्य था, लेकिन वास्तव में वह उतना व्यावहारिक नहीं था। यह केवल छोटी लड़ाइयों में ही उपयोगी था। एक बड़ी लड़ाई में कौन ऐसा भड़कीला कवच पहनेगा? और अगर आप अन्य समय में ऐसा बोझिल भारी कवच पहनते हैं तो आप मौत को आमंत्रित कर रहे होंगे। और भले ही यह एक छोटी सी लड़ाई थी, अगर आप मजबूत सैन्य शक्ति के बिना ऐसा चमकदार कवच पहनते हैं तो यह भी मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं होगा। सेनाओं के बीच युद्ध में मुख्य उद्देश्य विरोधी अधिकारियों को मारना होता था। इतना भड़कीला कुछ पहनना निश्चित रूप से मुसीबत को आमंत्रित करता था। सच कहूं तो यह कवच सिर्फ दिखावे के लिए था। अगर यह वाकई कुछ अच्छा होता तो रोहित पैवेलियन इतना मूर्ख नहीं होता कि इसे पहली चीज के तौर पर सामने लाता। आमतौर पर नीलाम की जाने वाली पहली वस्तु को चुनना हमेशा नीलामीकर्ताओं के लिए सबसे कठिन होता है। इसे लोगों का ध्यान आकर्षित करना होता है, लेकिन यह बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह उसके बाद की वस्तुओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और इस प्रकार यह सुनहरा कवच, जो विस्मयकारी प्रतीत होता था लेकिन इसका अधिक उपयोग नहीं था, नीलामी शुरू करने के लिए चुना गया था। जैसा कि अपेक्षित था, इसने काफी लोगों को आकर्षित किया। राघव की बात सुनने के बाद कुणाल ने भी इस पर विचार करना छोड़ दिया। शुरू में उसने सोचा था कि 1 लाख की शुरुआती कीमत पर वह इसे 3 लाख से कम में खरीद लेगा। उसने दूसरे की चालों के बारे में नहीं सोचा था। कुछ ही सांसों में स्वर्ण कवच की कीमत पहले ही 8 लाख से अधिक हो चुकी थी और इसके अलावा बोलियां अभी भी बंद नहीं हुई थीं। इस वजह से कुणाल ने इस पर कोई भी विचार पूरी तरह से छोड़ दिया। अरे, क्या ये लोग अब भी इंसान हैं? वे इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं? अभी ने घबरा कर कहा। यहां आमंत्रित किए जाने के योग्य सभी लोगों के पास नकद पैसा है, बस पहली वस्तु ऐसी ही है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि बाकी वस्तुओं के लिए बोली किस तरह की तीव्रता तक पहुंचेगी, रघु ने आह भरते हुए कहा। यद्यपि वे सभी कुलीन उत्तराधिकारियों के रूप में कुलीन वर्ग का हिस्सा थे, फिर भी वे खर्च किए जा रहे सोने के सिक्कों की मात्रा को देखकर अवाक थे। जब राघव ने कैलाश के साथ लड़ाई की थी तो उनके समूह में सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति रघु था। उसने बचपन से ही अपना सारा पैसा जमा कर रखा था और फिर भी उसके पास केवल 80,000 सोने के सिक्के थे। जैसे ही वे आहें भर रहे थे, स्वर्ण कवच की बोली आसानी से 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं को पार कर गई। 10,50,000, 10,80,000, 11,50,000। 10 लाख से ज्यादा बोली लगाने के बाद भी वहां अभी भी 1 दर्जन लोग थे। वे सुनहरे कवच को लेकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थे और उनकी आंखें भी कुछ हद तक लाल हो गई थीं। 15 लाख। अचानक रुद्रा की आवाज उसके निजी कमरे से आई, जिसने बोली को काफी हद तक शांत कर दिया। वह वास्तव में आर्यद्वीप के राजकुमार बनने के योग्य है। सिर्फ एक नजर में वह समझ गया कि स्वर्ण कवच कितना मूल्यवान है। क्या कोई उच्च बोली है? सरोजिनी ने प्रशंसा में कहा। 15,10,000। एक अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। 18 लाख। रुद्रा की आवाज अभी भी उतनी ही शांत थी जितनी पहले हुआ करती थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह बस खेल रहा था। उसकी आवाज सुनकर दूसरों को असहज महसूस हुआ। उस अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा थोड़ा भद्दा हो गया। सिर हिलाते हुए उसने बोली जारी नहीं रखी। यह स्पष्ट था कि 1,08,001 बार जा रहा है, 1,08,002 बार जा रहे हैं, 1,08,000 में बिका। बधाई हो आर्यद्वीप के राजकुमार, इस सुनहरे कवच को खरीदकर आप इस बार नीलामी के पहले विजेता बन गए हैं। बधाई हो। सरोजिनी के शब्द लोगों को सहज और सहज महसूस कराने के लिए पूरी तरह से तैयार किए गए थे। राघव के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह वास्तव में एक कुशल व्यवसायी महिला थी। हाँ, ये तो बस थोड़े पैसे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस राजकुमार में युवा मिस को शाम के भोजन पर आमंत्रित करने की योग्यता है। रुद्रा अचानक अपने निजी कमरे से बाहर आया और सरोजिनी को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। आदरणीय आर्यद्वीप राजकुमार, यह छोटा बच्चा ऐसी महिमा को सहन नहीं कर सकता। हालांकि अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है, सरोजिनी ने हंसते हुए कहा।
यह राजकुमार बहुत असभ्य था, कृपया जारी रखें। रुद्रा ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा। वह आत्मविश्वास और सहजता के साथ अपने निजी कमरे में लौट आया। राघव के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान उभरी जब उसने रुद्रा को देखा। सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर उसने सरोजिनी जैसी कुशल महिला के साथ बुद्धि की लड़ाई लड़ने की हिम्मत कैसे की? दूसरी वस्तु बाहर लाई गई और जैसा कि राघव ने उम्मीद की थी, वह उस सुनहरे कवच की तरह चमकदार लेकिन बेकार वस्तु नहीं थी। यह वस्तु वास्तव में आकर्षक नहीं थी। यह एक जमीन के टुकड़े का दस्तावेज था। राघव को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वह दस्तावेज सामने आया तो काफी हंगामा हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह काम वाकई कुछ लोगों को काफी आकर्षक लगा। ऐसा रोहित मंडप की चमक की वजह से भी था। उनकी नीलामी की वस्तुएं हर किसी को आकर्षित करने के लिए बनाई गई थीं। नीलामी में आने वाले हर व्यक्ति को अपनी पसंद की कोई चीज मिल जाती थी। नीलाम की जा रही विविध वस्तुएं उन्होंने 1 साल की बचत करके ही एकत्रित की है और इस तरह की नीलामी की तैयारी के लिए स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत अधिक जनशक्ति की आवश्यकता होती है। बोली प्रतियोगिता के बाद वह दस्तावेज एक अमीर व्यापारी ने 8 मिलियन स्वर्ण मुद्राओं में जीत लिया। जब उसे वह दस्तावेज मिला तो वह खुशी से पागल हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसने मुनाफा कमा लिया है। 3 और आइटम निकाले गए। हालांकि सब कुछ बहुत नया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी राघव की रुचि नहीं खींची। लेकिन जिस चीज ने राघव को आश्चर्यचकित किया वह छठी वस्तु थी। वह वास्तव में एक जीवित प्राणी था। एक छोटा बाघ पिंजरे में फंसा हुआ था। वह 5 फीट लंबा था, लेकिन उसके फर से साफ पता चल रहा था कि वह अभी अभी पैदा हुआ था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई थीं और वह बेहद प्यारा लग रहा था। दूसरी श्रेणी का जादुई जानवर सुनहरी धारीदार बाघ। इसके फर पर विशेष सुनहरी धारियां उगती हैं और जब यह पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा तो यह बेहद खूबसूरत दिखाई देगा। मुझे यकीन है कि हर कोई जानता है कि दूसरी श्रेणी के जादुई जानवरों में सुनहरी धारीदार बाघ को पालना सबसे आसान है। दूसरे शब्दों में, बिना किसी साधना आधार के भी कोई इसे पाल सकता है। सुनहरी धारीदार बाघ अपने जीवन काल में केवल 5 बार ही संभोग करता है, इसलिए यह शिशु बहुत कीमती है। सभी को इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहिए। शिशु सुनहरी धारीदार बाघ 5 लाख सोने के सिक्कों की शुरुआती बोली। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, भीड़ पागल हो गई और वे नारे लगाने लगे। 6 लाख, 8 लाख, 11 लाख। एक शिशु द्वितीय श्रेणी का जादुई जानवर बड़ा हो जाने पर वह रक्त संघनन विशेषज्ञ के बराबर होगा। इसके अलावा इसकी युद्ध क्षमता अधिकांश रक्त संघनन साधकों से भी अधिक होगी। कौन लुभाया नहीं जाएगा? अरे, मैं वाकई इसे चाहता हूं, लेकिन इसकी कीमत निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होगी। कुणाल ने शायद ही कभी गाली दी हो, लेकिन इस बार वह खुद को रोक नहीं सका। गोल्डन स्ट्राइप्ड टाइगर वाकई बहुत आकर्षक था। सिर्फ कुणाल ही नहीं, राघव भी ललचा गया था। उस समय उसने सीमा के जादुई जानवर की विशेष रूप से प्रशंसा की थी। यद्यपि वह जानवरों को काबू करने वाला नहीं था, लेकिन जब तक वह इस जादुई जानवर को अपने ऊपर विश्वास करने लायक बना लेता, तब तक वह इसका इस्तेमाल लड़ाई के लिए भी कर सकता था। मौजूदा कीमत पहले ही 1,500,000 को पार कर चुकी थी जब राघव अचानक चिल्लाया, 30 लाख! राघव ने तुरंत कीमत 2 गुनी कर दी, जिससे कई लोगों ने हार मान ली। 3 मिलियन पहले से ही इतनी कीमत थी कि कई लोग पीछे हट गए और भीड़ शांत हो गई। राघव अंदर ही अंदर जश्न मनाए बिना नहीं रह सका। अगर यह धीरे धीरे बढ़ता रहता तो शायद 3 मिलियन सभी को रोक नहीं पाते। अब जब उसने कीमत इतनी तेजी से बढ़ा दी थी तो ऐसा लग रहा था कि वह जीत सकता है। 30 लाख 10,000। जैसे ही राघव ने सोचा कि शिशु स्वर्ण धारीदार बाघ उसके हाथों में आ जाएगा, एक महिला की घृणा से भरी आवाज गूंजी।